नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस हेडलाइन में, जहां हम लेकर आते हैं खबरें आपके लिए राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया और खेल के साथ साथ व्यापार जगत से भी। एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आंचल। देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार समारोह में उन्होंने लिया भाग। इस साल से ऊर्जा संरक्षण पुरस्कारों के अंतर्गत सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक नई श्रेणी की गई शुरू। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने समारोह को संबोधित किया। साथ साथ ऊर्जा संरक्षण पर राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता के विजेताओं को भी किया सम्मानित। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीपद नायक भी इस मौके पर रहे मौजूद। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस हर वर्ष 14 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ऊर्जा संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और ऊर्जा दक्षता में राष्ट्र की उपलब्धियों को उजागर करना है। उत्तर प्रदेश भाजपा को आज नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने जा रहा है। केंद्रीय चुनाव अधिकारी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम की करेंगे औपचारिक घोषणा। उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के लिए पूरी चुनाव प्रक्रिया केंद्रीय पर्यवेक्षक विनोद तावड़े और पीयूष गोयल की निगरानी में संपन्न। संगठन के भीतर इस घोषणा को आगामी राजनीतिक रणनीति के लिहाज से माना जा रहा है अहम। उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के चुनाव के लिए शनिवार को केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने अपना नामांकन पत्र किया दाखिल। नामांकन के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी के अकेले नामांकन पर उनके परिवार ने जताई खुशी। पंकज चौधरी के परिवार का कहना है कि उन्हें बहुत गर्व महसूस हो रहा है। वो इतनी छोटी पोजीशन से इतनी बड़ी पोजीशन पर पहुंचे। महाराजगंज लोकसभा सीट से 7 बार सांसद रह चुके एकमात्र पंकज चौधरी का नामांकन होने के कारण उनका प्रदेश अध्यक्ष बनना लगभग तय। उनकी अगुवाई में ही भाजपा उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटेगी। नए प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका संगठन को मजबूत करने, चुनावी रणनीति को धार देने में निर्णायक मानी जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह। चुनाव के लिए भाजपा कार्यालय में जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। केरल स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया। विशेष रूप से ईसाई बहुल क्षेत्रों में भाजपा की स्थिति मजबूत, जबकि सीपीएम के खिलाफ मुस्लिम अल्पसंख्यक मतों का एकजुट होना और अधिक स्पष्ट नजर आया। केरल स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा ने 26 ग्राम पंचायतों, 2 नगर पालिकाओं और तिरुवनंतपुरम नगर निगम में जीत की हासिल। इसके अलावा पार्टी लगभग 1500 ग्राम पंचायत वार्ड, 50 से अधिक ब्लॉक पंचायत वार्ड, 324 नगर पालिका वार्ड और 91 निगम वार्डों में जीत कर चुकी है हासिल। भाजपा तिरुवनंतपुरम नगर निगम के साथ साथ पलक्कड़ और त्रिपुनिथुरा नगर पालिकाओं में सत्ता में आ रही है। पलक्कड़ में पार्टी 25 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। त्रिपुनिथुरा में उसे 21 सीटें हासिल हुई हैं। केरल की पहली महिला डीजीपी श्रीलेखा ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम में शास्ता मंगलम वार्ड से भाजपा के टिकट पर की जीत दर्ज। इस जीत के साथ भाजपा ने तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन में रचा इतिहास। राजधानी शहर के नगर निकाय में पहली बार खिला कमल। एनडीए कई ऐसी नगर पालिकाओं में दूसरे स्थान पर रहा जो पहले एलडीएफ और यूडीएफ के अभेद गढ़ माने जाते थे। थोडुपुझा, अटिंगल, चेंगनूर और मेवरिकारा सहित कई क्षेत्रों में एनडीए ने मजबूत उपस्थिति कराई दर्ज। कोडुंगलूर, वर्कला, शोरनूर और ओट्टापलम जैसे क्षेत्रों में भाजपा डबल डिजिट में पहुंचने में सफल रही। कोट्टायाम के जिले में भाजपा ने 3 पंचायतों में सत्ता की हासिल। ये संकेत कि पार्टी का जनाधार लगातार बढ़ता हुआ। केरल में त्रिशूर नगर निगम में कन्नल कुल नगरा वार्ड में भाजपा की मुस्लिम उम्मीदवार मुमताज ने कांग्रेस की मजबूत प्रत्याशी सिंधु चकोलियाल को हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। ये वही वार्ड है जिसे कांग्रेस का अभेद किला माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में भाजपा एनडीए की जीत को ऐतिहासिक करार देते हुए जनता का आभार जताया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, केरल के उन सभी लोगों का तहे दिल से आभार जिन्होंने राज्य के स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा और एनडीए उम्मीदवारों को समर्थन दिया। पंजाब में आज जिला परिषद और पंचायत समिति के लिए मतदान की प्रक्रिया जारी। शाम 4 बजे तक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे।
इस बीच कड़ाके की ठंड के बीच मतदाता उत्साह के साथ मतदान केंद्रों पर वोट डालने पहुंचे। जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव में निर्दलीय सहित 9,000 से अधिक उम्मीदवार चुनावी मैदान में। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, श्रोमणी अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शामिल। मतगणना 17 दिसंबर को। पंजाब में जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव के बाद सीधे विधानसभा चुनाव होंगे, जिसके चलते 2027 का सेमीफाइनल इसे माना जा रहा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस, भाजपा और अकाली दल की साख दांव पर। कुप्रबंधन और फेल हो चुके प्रशासनिक ढांचे के चलते ममता सरकार का रवैया लगातार सवालों के घेरे में। ताजा मामला तब का जब कोलकाता में फुटबॉल का जश्न हंगामे में तब्दील हुआ। हजारों रुपए का टिकट लेकर पहुंचे फैंस अपने चहेते स्टार लियोनेल मेसी की एक झलक तक नहीं देख पाए। कोलकाता में मेसी के कार्यक्रम में हुई भगदड़ के बाद राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने युवा भारती क्रीड़ांगन का दौरा किया। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया, अधिकारियों से स्थिति की जानकारी ली। राज्यपाल बोस ने आवश्यक कदम उठाने और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए दिए निर्देश। राज्यपाल ने कार्यक्रम के लिए कुप्रबंधन पर जताई नाराजगी। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने स्पष्ट किया कि इस पूरे घटनाक्रम में आयोजकों और प्रायोजकों की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा, लेकिन पुलिस भी सरकार, जनता और मुख्यमंत्री के प्रति विफल रही। उन्होंने कहा कि कोलकाता के खेल प्रेमियों के लिए इस दिन को काला दिन कहा जा सकता है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में लियोनेल मेसी के इवेंट में हुई अफरा तफरी, अव्यवस्था और बवाल पर भाजपा ने टीएमसी और ममता सरकार पर निशाना साधा। भाजपा नेता दिलीप घोष ने टीएमसी और राज्य सरकार पर इस इवेंट का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए करने का लगाया आरोप। युवा भारती सॉल्ट लेक स्टेडियम में हुई घटना के मामले पर मुख्य आयोजक शत्रुघ्न दत्त को किया गया गिरफ्तार। राज्य पुलिस के महानिदेशक राजीव कुमार ने बताया कि आयोजकों को दर्शकों के पैसे वापस करने के निर्देश दिए गए। घटना के कारणों की जांच जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 देशों के दौरे की शुरुआत कल जॉर्डन से। पीएम राजधानी अम्मान में किंग अब्दुल्ला से द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर की करेंगे वार्ता। 2 दिवसीय जॉर्डन यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक नगर पेट्रा भी जाएंगे। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला के साथ प्रधानमंत्री इस नगर का करेंगे दौरा। इस नगर के भारत के साथ प्राचीन व्यापारिक संबंध। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री 16 और 17 दिसंबर को इथियोपिया की यात्रा पर रहेंगे। इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉक्टर अबय अहमद अली के आमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी की यह पहली इथियोपिया की यात्रा। दोनों नेता भारत इथियोपिया संबंधों पर व्यापक चर्चा करेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 17 से 18 दिसंबर तक ओमान में रहेंगे। सुल्तान हेथम बिन तारिक के आमंत्रण पर हो रही है यात्रा। प्रधानमंत्री की ओमान की दूसरी यात्रा। इस वर्ष दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों के 70 वर्ष होंगे पूरे। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के गंभीर स्तर को देखते हुए शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों के लिए नए और कड़े निर्देश किए जारी। ग्रैप 4 की पाबंदियां लागू होने के बाद कक्षा 9वीं और 11वीं के छात्रों की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में होगी। अब यह आदेश राजधानी के सभी सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों पर तत्काल प्रभाव से लागू। छात्र और अभिभावक अब अपनी सुविधा अनुसार फिजिकल या फिर ऑनलाइन कक्षाओं में से एक विकल्प का कर सकते हैं चयन। AQI 450 के खतरनाक स्तर को पार करने की वजह से बच्चों की सुरक्षा हेतु ये एहतियाती कदम उठाया गया। स्कूल प्रमुखों को इस व्यवस्था की जानकारी तुरंत अभिभावकों तक पहुंचाने के दिए निर्देश। ये नियम अगले आदेश तक शहर के सभी स्कूलों में प्रभावी। ENB अवार्ड्स में दूरदर्शन के चैनल्स को बड़ी कामयाबी। इन पुरस्कारों में डीडी इंडिया को अलग अलग कैटेगरीज में 3 सिल्वर, जबकि डीडी न्यूज के साइबर अलर्ट को मिला गोल्ड अवार्ड। इसके अलावा ENB अवार्ड्स में दूरदर्शन के हिंदी और अंग्रेजी चैनलों ने कई अन्य पुरस्कार भी जीते। दूरदर्शन न्यूज की महानिदेशक प्रिया कुमार ने सभी विजेताओं और टीम सदस्यों को बधाई देते हुए कहा कि यह सम्मान पूरे संस्थान की कड़ी मेहनत, प्रतिबद्धता और सामूहिक प्रयासों का परिणाम। ENB अवार्ड्स में प्रसार भारती के CEO को बेस्ट CEO ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारी टीम की कड़ी मेहनत का फल है ये। ENB अवार्ड्स में दूरदर्शन ने पहली बार हिस्सा लिया था और पहली बार में ही दूरदर्शन दोनों चैनल्स जो हैं उसके डीडी इंडिया और डीडी न्यूज ने अपनी धमाकेदार उपस्थिति कराई दर्ज। इन अवार्ड्स ने साबित कर दिया कि दर्शकों के दिल में दूरदर्शन की अपनी एक खास जगह है। दिल्ली में मध्य प्रदेश भवन में 3 दिवसीय मध्य प्रदेश उत्सव 2025 का हो रहा है आयोजन। कार्यक्रम का शुभारंभ मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव ने शुक्रवार को वर्चुअली किया।
राजधानी दिल्ली में देसी ऊन उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसके माध्यम से विभिन्न संस्थाओं द्वारा भेड़ पालक समुदायों और कारीगरों की आय के स्रोतों की जो विविधता है उससे लाने की कोशिश की जा रही है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अटल इंक्यूबेशन सेंटर में 4 दिवसीय स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2025 हार्डवेयर संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान छात्रों, मेंटर्स, उद्योग विशेषज्ञों, मूल्यांकनकर्ताओं के बीच असाधारण सहयोग देखने को मिला। दूरदर्शन न्यूज और आकाशवाणी पर इस कार्यक्रम के मीडिया पार्टनर होने का भी। उत्तर प्रदेश के अधिकतर इलाकों में आज दिन की शुरुआत कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के साथ हुई। इससे जनजीवन पर असर दिखाई पड़ रहा है। प्रयागराज में भी ठंड लोगों को परेशान कर रही है। यहाँ 10 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिर चुका। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश संभाग, पूर्वी उत्तर प्रदेश संभाग दोनों में अगले 1 हफ्ते तक मौसम शुष्क रहने का जताया अनुमान। जम्मू कश्मीर के तापमान में गिरावट के साथ कश्मीर घाटी में शीतलहर जारी। मौसम विभाग के मुताबिक कश्मीर के इलाकों में बर्फबारी के आसार। हरियाणा के सिरसा जिले में आज घना कोहरा छाया हुआ। वहीं सुबह के समय शहर और आसपास के क्षेत्रों में कोहरे के चलते विजिबिलिटी बहुत कम, जिससे यातायात काफी प्रभावित। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नकली दवाएं बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। ये फैक्ट्री गाजियाबाद के लोनी इलाके में चल रही थी, जहां भारी मात्रा में स्किन से जुड़ी बीमारियों की नकली दवाएं तैयार की जा रही थी। दिल्ली क्राइम ब्रांच को सूचना मिल रही थी कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में नकली दवाओं का नेटवर्क एक्टिव है। इसी आधार पर पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू की। इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने गाजियाबाद के लोनी में चल रही फैक्ट्री तक अपनी पहुंच बनाई, छापेमारी की। इस दौरान पुलिस को बड़ी मात्रा में नकली दवाएं, कच्चा माल बरामद हुआ। इस कार्रवाई में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली पर भाजपा का बड़ा हमला। भाजपा प्रवक्ता समित पात्रा ने सवाल पूछा कि जिस विषय पर संसद में चर्चा हो चुकी उस पर कांग्रेस रैली क्यों कर रही है। समित पात्रा ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव सुधारों पर संसद में पूरी चर्चा का जवाब दिया। इसके साथ ही भाजपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की रैली घुसपैठियों को बचाने के लिए हो रही है। समित पात्रा ने आरोप लगाया कि वोट चोरी कांग्रेस के दौर में हुई थी, जब नेहरू को एक वोट मिलने के बावजूद प्रधानमंत्री बना दिया गया था। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि जब जब विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपशब्द कहे, तब तब जनता ने विपक्ष को नकारा है। और वक्त छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। यार सोच रहा हूँ पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लेता हूँ, ताकि मेरे बाद फैमिली को पैसों की कमी ना। तू भी ले ले यार, अभी तो यंग है यार, बाद में देखते हैं। आजा। पॉलिसी बाजार पर 0 GST के साथ अब 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद का स्वागत। बढ़ते आगे एक्सप्रेस अंदाज में। इंडिगो एयरलाइन ने लगातार दूसरे दिन 2000 से अधिक उड़ानों का किया संचालन। ये जानकारी कंपनी की ओर से शनिवार को दी गई। ये खबर ऐसे समय में आई जब इस महीने की शुरुआत में इंडिगो द्वारा बड़ी संख्या में उड़ानों को किया गया रद्द। SBI ने ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की, जिससे मौजूदा और नए दोनों कर्ज धारकों के लिए ऋण हुआ सस्ता। ये फैसला इस महीने RBI द्वारा रेपो रेट में 0.25% की कमी के बाद लिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक SBI ने ब्याज दरों में कटौती का फैसला किया, जो 15 दिसंबर से लागू होगा। इस कदम से कर्ज सस्ता होगा। सरकारी क्षेत्र की कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल ने शनिवार को अपने मासिक प्रदर्शन की जानकारी दी। नवंबर में कंपनी की बिक्री में सालाना आधार पर 27% का उछाल देखा गया। GST में कटौती की वजह से देश में महंगाई में अच्छी खासी कमी आने की संभावना है। SBI की रिपोर्ट में दावा, महंगाई में ये गिरावट मुख्य रूप से कम खाद्य कीमतों और टैक्स राहत की वजह से होगी। रिसर्च कंपनी काउंटर पॉइंट रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक ये सेलुलर IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स मार्केट जुलाई से सितंबर के बीच 40% बढ़ा। इस दौरान भारत दुनिया के कई देशों से रहा आगे। कंपनी की सीनियर एनालिस्ट टीना लू ने बताया कि वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही जुलाई सितंबर में सबसे ज्यादा ग्रोथ उन देशों में हुई जहां बाजार नए, कीमतें कम नजर आ रही हैं। रिपोर्टों के अनुसार जहां भारत में 40% की बढ़त दर्ज की गई। देश की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी रिलायंस रिटेल का IPO साल 2028 तक लॉन्च होने के अनुमान। हाल ही में रिलायंस रिटेल के स्वामित्व वाली इकाई रिलायंस
रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने मैनेजमेंट में किया बदलाव। बड़े भारतीय नोटों पर बैन लगने के लगभग एक दशक बाद नेपाल 100 से ऊपर के भारतीय करेंसी नोटों के सर्कुलेशन की इजाजत देने की कर रहा है तैयारी। ये जानकारी नेपाली अखबार द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में दी गई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स पेयर्स को एसएमएस और ईमेल भेजना किया शुरू। ये एक टैक्स पेयर फ्रेंडली कदम। इसके बाद लोगों से कहा जा रहा है कि वो अपने इनकम टैक्स रिटर्न को अपडेट करें। अगर कोई गलत क्लेम किया गया तो उसे खुद ही वापस लें। पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विजन के तहत भारतीय शिपयार्ड वैश्विक शिप बिल्डिंग हब बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ता हुआ। वहीं कोचिन शिपयार्ड की सब्सिडियरी हुगली कोचिन शिपयार्ड ने ब्रह्मपुत्र नदी के लिए 80 यात्रियों वाले दूसरे लग्जरी रिवर क्रूज जहाज के निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट किया साइन। पूरी दुनिया में आर्थिक अनिश्चितता के माहौल के बावजूद भारत एक मजबूत और भरोसेमंद अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने शनिवार को बीएससी के कार्यक्रम में बताया कि भारत करीब 6.5% की ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है आगे। बीमा क्षेत्र में एफडीआई बढ़ाकर 100% करने से जुड़ा विधेयक संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है। बीमा कानून संशोधन विधेयक 2025 को संसद के मौजूदा सत्र की कार्यसूची में किया गया शामिल। आरबीआई ने बताया कि फॉरेक्स रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार 5 दिसंबर को समाप्त सप्ताह में $1.03 अरब बढ़कर $687 अरब के पार। मीडिया कंपनी जियोस्टार ने कहा कि वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के साथ हुए अनुबंध के लिए प्रतिबद्ध। ये स्पष्टीकरण उन रिपोर्ट्स के बाद जिनमें जियोस्टार के आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 से पहले अनुबंध से हटने की योजना बनाने की बात कही गई थी। जियोस्टार ने बयान में कहा कि दोनों संगठन पूरे देश में प्रशंसकों को आगामी आईसीसी आयोजनों का निर्बाध विश्व स्तरीय कवरेज प्रदान करने पर कर रहे हैं ध्यान केंद्रित, जिसमें आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप भी शामिल। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार समूहों को ईरान में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी की दोबारा गिरफ्तारी की निंदा की और नोबेल समिति ने ईरानी अधिकारियों से तुरंत उन्हें उनके ठिकाने के बारे में जानकारी देने के लिए भी कहा है। इजरायली सेना ने दावा किया कि उसने गाजा शहर में एक कार पर हमले में हमास के सीनियर कमांडर रायद साइद को मार गिराया। सदर बयान में इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इजराइल कात्स ने कहा कि साइद को हमास के एक हमले के जवाब में निशाना बनाया गया। वहीं हमास ने इस हमले को संघर्ष विराम का उल्लंघन बताया। इजराइल और हमास के बीच अक्टूबर 2025 के सीजफायर समझौते की अगर बात की जाए तो शनिवार को हंगरी में कई साल पुराने एक मामले में एकजुटता दिखाने के लिए लोगों ने प्रधानमंत्री विक्टर ओबर्न के ऑफिस तक किया बड़ा मार्च। विपक्षी नेता पीटर मेग्यार की अगुवाई में लोगों ने राष्ट्रवादी नेता से एक जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर में हुए दुर्व्यवहार कांड को लेकर इस्तीफा देने की मांग कर डाली। थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनुतिन चर्न विराकुल ने कंबोडिया में लगी विवादित सीमा पर सैन्य कार्रवाई जारी रखने का किया वायदा। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने थाईलैंड और कंबोडिया के बीच नया सीजफायर करवाया। ट्रंप के अनुसार दोनों देशों के नेताओं ने सभी प्रकार की गोलीबारी रोकने पर जताई सहमति। यूरोपीय संघ द्वारा रूसी संप्रभु पर संपत्तियों पर अनिश्चितकालीन रोक लगाने के निर्णय ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव बढ़ाया, जिससे वैश्विक कूटनीति में एक नया मोर्चा खुला। रूस ने इस कदम को शांति प्रयासों पर लक्षित हमला बताया। अमेरिका में एक बार फिर से गोलीबारी की घटना से दहल गया। रोड आइलैंड स्थित ब्राउन यूनिवर्सिटी के बारस और होली इंजीनियरिंग भवन में ताबड़तोड़ फायरिंग हादसे में 2 की मौत जबकि 8 घायल। मेयर ब्रेट स्माइली ने बताया कि यह हमला तब हुआ जब वहां परीक्षाएं चल रही थी। अधिकारियों के मुताबिक पुलिस काले कपड़े पहने हुए एक संदिग्ध की तलाश कर रही थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस घटना को लेकर जताया दुख। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की बर्लिन में अमेरिका और यूरोपीय प्रतिनिधियों से मिलकर शांति के मूलभूत सिद्धांतों पर करेंगे चर्चा। उनका कहना है कि यूक्रेन को सम्मानजनक शांति चाहिए और रूस भविष्य में हमला न कर सके, इसकी गारंटी भी। जर्मनी इस सप्ताह के अंत में युद्ध विराम पर अमेरिकी और यूक्रेनी टीमों की बैठक की मेजबानी। जेलेंस्की ने रूस के हालिया हमलों को पूरी दुनिया के लिए चुनौती बताया। रूस ने यूक्रेन के 2 बंदरगाहों पर हमला किया, जिसमें तुर्की के 3 जहाज क्षतिग्रस्त। बर्लिन में बैठक में शांति सुनिश्चित करने और भविष्य में हमलों की रोकथाम पर चर्चा होगी। बेलारूस ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलेस बायल्यात्स्की सहित 123 कैदियों को रिहा कर दिया। इनमें विपक्षी नेता मारिया कोलेस्ट्रोकोवा और विक्टर बाबरिका भी शामिल हैं। ये रिहाई उर्वरक निर्यात पर प्रतिबंध हटाने के संबंध में अमेरिका के साथ बनी सहमति के बाद हुई। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको रूस के करीबी माने जाते हैं और वो 3 दशक से भी अधिक समय में सत्तारूढ़ पार्टी में शामिल हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया में हुए हमले के बाद कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि अमेरिका इसका जवाब देगा। इस हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों और 1 अमेरिकी नागरिक की हुई मौत। इस हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों और 1 अमेरिकी नागरिक की मौत हुई। अमेरिका का आरोप है कि इस हमले के पीछे आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट का हाथ है। मेक्सिको के उत्पादों पर एक तरफा तरीके से शुल्क बढ़ाने के फैसले को लेकर भारत उसके साथ संपर्क में, ताकि पारस्परिक रूप से लाभकारी समाधान निकाला जा सके। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का तीसरा मुकाबला आज धर्मशाला में खेला जाएगा। फिलहाल 5 मैचों की सीरीज 1-1 की बराबरी पर टूर्नामेंट के पहले मुकाबले को भारत ने 101 रन से अपने नाम किया, जबकि दूसरा मुकाबला दक्षिण अफ्रीका ने 51 रन से जीत लिया। अंडर-19 एशिया कप में भारत यूएई पर दर्ज की 234 रन से जीत। वहीं आज का ये खेल बहुत निर्णायक। भारतीय टीम में स्क्वैश विश्व कप 2025 की बात की जाए तो आज भारत का सामना हांगकांग के साथ। सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने गत चैंपियन इजिप्ट को 3-0 से हराकर पहली बार स्क्वैश विश्व कप के फाइनल में बनाई जगह। भारतीय टीम में शामिल जोशना चुनप्पा, अनाहत सिंह, अभय सिंह, वेलावान सेंथिल कुमार की टीम ने बिना कोई मैच गंवाए फाइनल में किया प्रवेश। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मामलों के मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और गढ़वाल के सांसद अनिल बनूली ने शनिवार को उत्तराखंड के पौड़ी जनपद के कंडोलिया मैदान में सांसद खेल महोत्सव 2025 का किया शुभारंभ। युवाओं में खेल के प्रति अभिरुचि बढ़ाने के उद्देश्य से यह महोत्सव 25 दिसंबर तक चलने वाला है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने युवाओं में खेल संस्कृति को सशक्त बनाने का दिया संदेश। मार्शल आर्ट की दुनिया में अपनी ताकत का लोहा मनवाने वाली खुशबू निशात प्रयागराज पहुंच चुकी। जैसे ही वो प्रयागराज पहुंची, परिवार और शहर के लोगों ने उनका स्वागत किया गर्मजोशी के साथ। प्रयागराज की रहने वाले खुशबू निशात ने लेबनान में हुई एशिया MMA चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। ये पहली बार है जब किसी भारतीय ने इस पदक पर जमाया कब्जा। अर्जेंटीना के सुपरस्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी भारत दौरे पर। मेसी इस दौरे पर कोलकाता और हैदराबाद चरण को पूरा कर चुके हैं और आज मुंबई जाएंगे। लियोनेल मेसी अपने मुंबई दौरे पर क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया में पेडल GOT कप कार्यक्रम में शामिल होंगे। शाम करीब 5 बजे वानखेड़े स्टेडियम में GOT इंडिया टूर के मुख्य कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। मेसी के मुंबई दौरे के दौरान भारी भीड़ को देखते हुए 2000 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। भारतीय उन्नति हुड्डा और ईशानी बरुआ आज ओडिशा मास्टर सुपर 100 बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में आमने सामने। प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में 18 वर्षीय उन्नति हुड्डा ने पूर्व जूनियर नंबर 1 खिलाड़ी तस्नीम मीर को 18-21, 21-16, 21-16 से हराकर खिताबी दौर में किया प्रवेश। ओडिशा मास्टर्स के दूसरे सेमीफाइनल में असम की शरानी ने शानदार वापसी करते हुए तन्वी हेमंत को 18-21, 21-7, 21-7 से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की। और एक्सप्रेस 100 में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आगे आप देख सकते हैं मिड डे प्राइम में ही सहयोगी जया के साथ। नमस्कार।